अब हमारी स्टार्ट हो जाएगी डिजीज। सबसे पहले है एड्स। एड्स, AIDS, एड्स, जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्चुअली एड्स क्या है? एड्स कोई बीमारी नहीं है। आप इसका फुल फॉर्म का मतलब समझिए। एक्वायर्ड, जितनी हमें जरूरत है एक्वायर्ड। इम्यूनो मतलब डिजीज से लड़ने की रेजिस्टेंस पावर, इम्यूनो। डिफिशियंसी माने कमी। इसका मतलब हुआ हमें डिजीज से लड़ने की जितनी इम्यून पावर चाहिए, इम्यूनिटी, उसमें कमी हो गई है। अब उसमें अगर कमी हो गई है तो हम किसी भी डिजीज से फाइट नहीं कर पाएंगे। और डिफरेंट टाइप की डिजीज, डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स हमारे अंदर आते जाएंगे और डिजीज करते चले जाएंगे, जिससे ग्रुप ऑफ डिजीज हो जाएगी हमारी बॉडी में। तो ग्रुप ऑफ डिजीज को हम कहते हैं सिंड्रोम। तो इस तरीके से एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम मतलब हमें डिजीज से लड़ने के लिए जितनी इम्यूनिटी चाहिए उसमें कमी हो जाना, और उसमें कमी होने से हमारे अंदर डिफरेंट टाइप की डिजीज आती चली जाएंगी, ग्रुप ऑफ डिजीज हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे सिंड्रोम। तो ये होता है एड्स का फुल फॉर्म। अब ये आपकी जो एड्स है, ये कॉज किसके कारण होता है? HIV के द्वारा, ह्यूमन इम्यून ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंट वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंट वायरस। जो वायरस हमारी बॉडी की इम्यूनिसिटी या इम्यूनिटी को कम कर देता है, वो है आपका HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंट वायरस। अब ये जो वायरस है, ये हमारी बॉडी में जाके हमारी इम्यूनिटी पावर कम करता है। कैसे? हम आपको एक चीज बता दें, वायरस जितने भी होते हैं होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। पर्टिकुलर वायरस पर्टिकुलर होस्ट सेल को ही इन्फेक्ट करेगा, किसी दूसरी सेल को इन्फेक्ट नहीं करता। तो जो HIV वायरस है, ये हमारी बॉडी की टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट करता है। HIV वायरस हमारी बॉडी की टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट करता है। और आपने पढ़ा है टी हेल्पर सेल जो हमारी इम्यून सेल है, जो किसी भी अंदर आने वाले एंटीजन के समय ये बी और के सेल को इन्फॉर्म करती है, टीके को, कि वो जाके एंटीजन से फाइट करे। तो ये आपके टी हेल्पर सेल इनको इन्फॉर्म करेंगी कि एंटीजन आ गया है। तो ये वाला जो वायरस है HIV वायरस, ये टी हेल्पर सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और टी हेल्पर सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो इन सेल्स को पता ही नहीं चलेगा ये एंटीजन अंदर आ गया है, तो इससे ये फाइट नहीं कर पाएंगी। तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और डिफरेंट टाइप के एंटीजन हमारे अंदर आते चले जाएंगे और हम डिजीज होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये वाला वायरस हमारी टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट करता है। अब कैसे ये टी हेल्पर सेल के अंदर जाता है? टी हेल्पर सेल में सरफेस पे CD4 प्रोटीन होती है। ये CD4 प्रोटीन टी हेल्पर सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होती है और ये टी हेल्पर सेल इस CD4 प्रोटीन को पहचानती हैं और यही CD4 इनको अंदर आने के लिए पाथ प्रोवाइड करती है। तो मैंने आपको बताया था ये CD4 लंका का विभीषण है, जो कि इस आपके HIV वायरस को अंदर आने के लिए पाथ प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से इस रास्ते से HIV वायरस हमारी टी हेल्पर सेल में आएगा और इस पे अपनी कमांड करके इसे डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पावर कम होती चली जाएगी और हम डिजीज से फाइट
नहीं कर पाएंगे, ग्रुप ऑफ डिजीज हमारे अंदर आती चली जाएगी। तो ये है हमारा एड्स, जो कौन कॉज कर रहा है, HIV वायरस को। कौन सी सेल को इन्फेक्ट करता है, टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल में किसके थ्रू घुसेगा, CD4 प्रोटीन के। तो ये जो आपकी है डिजीज, सबसे पहले 1981 में ये आपके जो है 1981 में इसे ऑब्जर्व किया गया था सबसे पहले। अब आइए हम आपको बता दें कि आपके HIV वायरस दो टाइप के होते हैं, HIV-1 और HIV-2। HIV-1 में 8 जीन है और HIV-2 में 9 जीन है। ये दोनों में डिफरेंस है। अब आइए इसका स्ट्रक्चर चलते हैं। HIV वायरस जो आपके स्फेरिकल शेप का होता है और इसके चारों ओर एनवलप और कैप्सिड की कवरिंग होती है। कैप्सिड मतलब प्रोटीन कोट। तो ये हुआ HIV वायरस के एनवलप। एनवलप में स्पाइक पाए जाते हैं। एनवलप में ये क्या पाए जाते हैं, स्पाइक। और ये स्पाइक ही टी हेल्पर सेल की CD4, ये टी हेल्पर सेल की CD4 प्रोटीन को पहचानने का काम करते हैं। तो ये एनवलप हो गया और एनवलप में ये क्या पाए जा रहे हैं, स्पाइक। फिर आइए इसके अंदर प्रोटीन कोट पाया जाता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। प्रोटीन कोट को बोलेंगे कैप्सिड। दो लेयर होती हैं प्रोटीन कोट की, एक आउटर लेयर P24, इनर लेयर P17। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैप्सिड मतलब प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट। फिर इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। HIV वायरस में जेनेटिक मटेरियल है RNA। तो ये है आपका रिट्रोवायरस। ये होते हैं RNA के दो फ्रेगमेंट। तो ये आपके जिसमें आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। तो ये आपके RNA है, जेनेटिक मटेरियल, इसलिए ये रिट्रोवायरस कहलाता है। जिन वायरस में जेनेटिक मटेरियल RNA होता है उसे हम कहते हैं रिट्रोवायरस। तो ये होता है हमारे HIV वायरस का स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से ये हमारी टी हेल्पर सेल को जब इन्फेक्ट करता है और उन्हें डिस्ट्रॉय करता चला जाएगा तो हमारी इम्यूनिटी वीक होती चली जाएगी। अब इसके सिम्टम्स कैसे पता चलते हैं, लिम्फ नोड स्वेल हो जाते हैं। भाई जब भी कोई एंटीजन अंदर आएगा, लिम्फ नोड उसके लिए एंटीबॉडीज बनाएंगे तो फूल जाएंगे, लिम्फ नोड स्वेल हो जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होने लगेगा, आपका इंसान पतला होने लगेगा। इसलिए इसे स्लिम डिजीज भी कहते हैं क्योंकि इंसान इसमें बिल्कुल पतला हो जाता है। ब्रेन में सीवियर डैमेज हो जाएगा, बोलने में लड़खड़ानेपन आने लगेगा, मेमोरी लॉस होने लगेगी, सोचने की क्षमता भी कम होने लगेगी। तो ब्रेन में बहुत लॉस होता है। फीवर तो आएगा ही आएगा, पहला सिम्टम्स है। नाइट स्वेटिंग, रात में कोई एकदम से पसीना निकलने लगे, खांसी, जुखाम, वॉमिटिंग सेंसेशन, ये सारी चीजें होने लगेंगी। निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट डिजीज हमारे अंदर कॉज होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि हम किसी भी डिजीज से फाइट नहीं कर पाएंगे जनरली, क्योंकि टी हेल्पर सेल डिस्ट्रॉय होती चली जाएंगी। तो इम्यून वीक हो जाएंगे और इम्यून वीक होने पे डिफरेंट सिम्टम्स डेवलप होते चले जाएंगे। तो ये थे इसके सिम्टम्स। अब आइए ट्रांसमिशन कैसे होता है। ट्रांसमिशन इसका फिजिकल कांटेक्ट से होता है। इसीलिए मल्टीपल पार्टनर नहीं रखने चाहिए क्योंकि फिजिकल कांटेक्ट से ये बॉडी के डायरेक्ट फ्लूइड
कॉन्टेक्ट से ये डिजीज फैलती है। इन्फेक्टेड ब्लेड, इन्फेक्टेड ब्लेड, रेजर, इन्फेक्टेड ब्लेड, इन्फेक्टेड रेजर, इन्फेक्टेड सिरिंज एंड अदर मेडिकल इक्विपमेंट जो इन्फेक्टेड हो, उससे भी आपकी डिजीज फैल सकती है ये वाली। दूसरी चीज, इन्फेक्टेड मदर से आपके बच्चे में चला जाएगा, प्लासेंटा के थ्रू, मिल्क के थ्रू। तो इस तरीके से ये डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। कॉन्जाइटल नहीं है, छुआछूत नहीं है कि छूने से फैल जाए, किस करने से फैल जाए, साथ खाने से फैल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इट इज नॉट ए कॉन्जाइटल डिजीज। कॉन्जाइटल माने छूत की बीमारी। ये आपके इन तरीकों से एसटीडी डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, फिजिकल कांटेक्ट होने से फैल सकती है, मल्टीपल पार्टनर होने से फैल सकती है, कि मल्टीपल पार्टनर है तो जिसको होगी उससे इसमें फैल सकती है। फिजिकल कांटेक्ट के अलावा इन्फेक्टेड रेजर, इन्फेक्टेड सिरिंज, इन्फेक्टेड ब्लेड एंड अदर इक्विपमेंट जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, इनसे भी ये डिजीज फैल सकती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड पर्सन का हेल्दी में चढ़ाएंगे तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये डिजीज फैल सकती है। तो बॉडी में डायरेक्ट फ्लूइड के कांटेक्ट से ये डिजीज फैलती है। अब इसका प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं? तो सबसे मेन चीज प्रिकॉशन हम आपको बता दें कि इसके लिए मल्टीपल पार्टनर नहीं होनी चाहिए, आपके एक पार्टनर होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके फिजिकल कांटेक्ट करते समय आपके कंडोम वगैरह यूज करना चाहिए जिससे डायरेक्ट फ्लूइड कांटेक्ट ना हो। डिस्पोजल सिरिंज, डिस्पोजल निडल, डिस्पोजल्स आपके इक्विपमेंट यूज करने चाहिए। और अगर इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं जो डिस्पोजल नहीं है, उन्हें प्रॉपर स्टरलाइजेशन कर देना चाहिए। उनका प्रॉपर स्टरलाइजेशन का मतलब उनको ऐसे मीडियम में रखना चाहिए जहां से माइक्रोब्स हट जाए। तो प्रॉपर स्टरलाइजेशन रख लेना चाहिए। आपके डिफरेंट डेंटल इक्विपमेंट है या अदर मेडिकल इक्विपमेंट है, सिंगल पार्टनर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। बाकी ट्रीटमेंट अभी हम आपको इसकी लाइफ साइकिल समझाएंगे, तब उसके बाद हम आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। तो ये था हमारे HIV वायरस का। अब आइए HIV वायरस की लाइफ साइकिल। मैंने आपको बताया कि ये आपके टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट करता है। ये हो गई हमारी बॉडी की टी हेल्पर सेल। ये कौन सी हो गई? टी हेल्पर सेल। हमारी बॉडी में जितनी भी सेल है, सब में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? DNA। क्या होगा जेनेटिक मटेरियल? DNA। हमारी सभी यूकैरियोटिक, आपके सभी प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल DNA पाया जाता है। पर वायरस तो ना प्रोकैरियोटिक सेल है ना यू। तो कुछ वायरस में DNA और कुछ में RNA। तो HIV वायरस में RNA था। लेकिन जितनी भी लिविंग सेल है, वह चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक, सब में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? DNA। तो हमारी टी हेल्पर सेल में भी DNA होगा। जब HIV वायरस इसे इन्फेक्ट करेगा तो वायरस का केवल जेनेटिक मटेरियल मतलब RNA, इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल कौन है? RNA। तो वायरस का केवल जेनेटिक मटेरियल RNA ही होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है, बाकी प्रोटीन कोड बाहर रह जाता है। तो ये RNA अंदर आएगा, ये आ गया RNA। लेकिन हमारी सेल में DNA है, ये RNA है। तो ये आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है DNA से RNA का बनना। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? DNA से RNA का बनना। और RNA से DNA का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आपने भी RT-PCR सुना था ना? RT-PCR होता था ना कोरोना के लिए। RT का मतलब ही है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि कोरोना वायरस में भी जेनेटिक मटेरियल RNA है। और तो जब ये किसी सेल के अंदर जाएगा तो पहले इसका RNA DNA में कन्वर्ट होगा। इसी तरीके से HIV वायरस का जो RNA है, पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा
डीएनए में कन्वर्ट होगा, मतलब ये हो गया वायरल डीएनए, वायरल डीएनए। तो ये आपके वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो गया। अब ये डीएनए हमारी सेल के डीएनए से जुड़ जाएगा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएगा। रिकॉम्बिनेंट मतलब नया कॉम्बिनेशन। ये वायरस का डीएनए और हमारा डीएनए दोनों जुड़ गए और दोनों जुड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। फिर आपके ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपनी कॉपियां बनाएगा, बहुत सारी कॉपियां बनाएंगी और हर कॉपी के चारों ओर प्रोटीन कोड बन जाएगा। हर कॉपी के चारों ओर प्रोटीन कोड बन जाएगा। ये पूरे पूरे वायरस बन जाएंगे और फिर ये वायरस बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल चलती है। सबसे पहले ये इसका जेनेटिक मटेरियल हमारे अंदर एंटर करेगा, वो क्या है? आरएनए। आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा वायरल डीएनए बनाएगा। ये वायरल डीएनए हमारे डीएनए से जुड़ के ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएगा। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपनी कॉपियां बनाएंगे और फिर आपके जब कॉपियां बन जाएंगी तो ये वायरस की सेल फट जाएगी और ये हमारी सेल फट जाएगी और ये सारे वायरस बाहर आके दूसरी टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से चलती है इसकी लाइफ साइकिल। तो ये लाइफ साइकिल थी। और आपको मालूम है टी हेल्पर सेल में क्या होती है? CD4 प्रोटीन, जो इस वायरस को अंदर आने के लिए पाथ प्रोवाइड करेगी। तो हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? आपने सुना होगा एड्स वायरस के लिए भी कोई वैक्सीन नहीं आई है। एक्चुअली हमारे अंदर जाकर ये समय समय पे शेप चेंज करता जाता है, इसलिए इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी। तो ट्रीटमेंट ये हो सकता है कि अगर हम टी हेल्पर सेल की CD हेल्पर प्रोटीन को ब्लॉक कर दें, जितनी भी ये CD हेल्पर प्रोटीन है इन्हें क्या कर दें? ब्लॉक कर दें, जिससे कि ये वायरस अंदर ना आ पाए। अब अंदर आ ही गया है तब आपको मालूम है ये इसका जो आरएनए और हमारी सेल का डीएनए ऐसे तो कभी जुड़ेंगे नहीं। सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा इसका आरएनए डीएनए में बदलेगा, तब हमारी सेल से जुड़ेगा। तो अगर हम इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को ही रोक दें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को ही रोक दें, तो वायरस का आरएनए डीएनए में कन्वर्ट नहीं होगा और हमारे डीएनए पे एक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे कि डिजीज हमारी आगे नहीं फैल पाएगी। तो इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। हाँ, हम इस तरीके से इंसान को ज्यादा दिन तक जिंदा रख सकते हैं, क्योंकि एड्स वायरस के इफेक्ट से इंसान की डेथ होती है। डिफरेंट डिजीज आ जाएंगी, हम किसी से फाइट नहीं कर पाएंगे तो डेथ हो जाएगी। लेकिन हमने क्या क्या किया? या तो हम CD4 प्रोटीन को ही ब्लॉक कर दें जिससे ये वायरस अंदर ना आए, तो बच सकते हैं, ज्यादा फैलने से बच सकते हैं। दूसरी चीज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को रोक दें, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रोक देंगे जिससे कि और कॉपियां नहीं बन पाएंगी, तो आपके ये डिजीज नहीं फैलेगी। तो इस तरीके से ये आपके एड्स वायरस की लाइफ साइकिल चलती है। HIV वायरस को डिटेक्ट करने के लिए एलिसा टेस्ट होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसिड। ये एलिसा टेस्ट है। अब ये क्या होता है ये हम आपको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाएंगे। दूसरा इसका वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। और तीसरा आपके RT-PCR भी है, इससे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये सारी चीजें आप बायोटेक में पढ़ेंगे। ये आपके टेस्ट हैं जिससे हम HIV वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे टेस्ट, आपको मालूम है एलिसा टेस्ट यहाँ नहीं होता, आपके बॉम्बे वगैरह से, हैदराबाद से रिपोर्ट आती है। ये वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करता है। RT-PCR से भी हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे HIV के लिए डिफरेंट टेस्ट।